पहले हम लोगों ने एक सीरीज बनाया जिसमें हम लोगों ने समझा कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा पहले उसको समझेंगे और फिर हम लोग नेगेटिव कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे। देखिए, नेगेटिव कंसोलिडेशन जो दो जगह देखने को मिलता है और उसका जो उपयोग है वो हम लोग पकड़ते हैं कि किसी प्राइस में को टॉप पर कैच करना या बॉटम पर कैच करना, वो पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन का एक सबसे बड़ा उपयोग है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन के क्या क्या यूजेस हैं, पहले उनको समझ लें। देखिए, जब कोई प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन कर रहा हो कि हर बार एक प्रीवियस लो ब्रेक कर कर एक नया लो लगाता हो, ठीक है, तो जब वो नया लो लगा रहा है उसके बाद जहां रुकता है वो बॉटम है कि नहीं है, वहां से ट्रेंड रिवर्स होगा या नहीं होगा, वो आइडेंटिफिकेशन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, दूसरी बात, कोई प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में है और हम ये कैच कर लें कि ये प्राइस अब टॉप पर है या यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइसेस में, तो वहां पर हम लोग शॉर्ट का पोजीशन ले ले, वो नेगेटिव कंसोलिडेशन से पॉसिबल है। या फिर कोई प्राइस एक हाई लगाने के बाद प्रीवियस हाई ब्रेक किया, अब यहां से रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन आपको ये समझ आ जाए कि ये रिट्रेसमेंट रिवर्सल नहीं है, प्राइस हाई ब्रेक करेगा, गलत शॉर्ट की पोजीशन एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, और सही शॉर्ट का पोजीशन एग्जीक्यूट हो टॉप पर, ये इसकी निर्भरता है। दूसरी बात कि लो बनने पर आपको यह पता लग जाए कि यहां से रिवर्स होगा या फिर प्राइस दोबारा नीचे आ सकता है, ये कंडीशन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन से ही मात्र संभव है, दूसरा कोई तरीका इसके लिए नहीं है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन समझने की। ठीक है, आइए, नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या है? नेगेटिव कंसोलिडेशन होता है जहां पर, ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को, ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन उस कंसोलिडेशन को कहते हैं कि जहां पर खरीदार खरीदने की कोशिश तो करे लेकिन सफल होता हुआ ना दिखाई दे और आप उसको पहचान ले। बायर बाइंग करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसकी बाइंग की जो टोटल क्वांटिटी है वो कम रह जाए सेलर की, और उसका आइडेंटिफिकेशन आप ट्रेंड से पहले कर लें कि यहां पर जो सेलर है वो ज्यादा मात्रा में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और बायर इनफ क्वांटिटी बाई नहीं कर पा रहे सेलर के अगेंस्ट में। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। कब पता, कब इसका उपयोग होता है बताइए? अभी मैंने आपको समझाया कि लोअर लोज के फॉर्मेशन के बाद आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अब प्राइस और गिरेगा या फिर यहां से ऊपर जाएगा। अब सोचिए, किसी सपोर्ट जोन के पास प्राइस आने पर आप ये समझ जाएं कि यहां से हम लॉन्ग करें या शॉर्ट, इससे बेहतर कोई ट्रिक हो सकती है क्या? इससे बेहतर कोई प्राइस कैच करने का तरीका हो सकता है? जब आपको मैं बोलूं कि कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं। ये वो सेशन है जिससे आप तय करेंगे कि आप हमारी क्लासेस में जब आएंगे तो आपके लर्निंग का जो लेवल होगा, सीखने का जो लेवल होगा, वो कितना हाई होता है। ठीक है, इस एक सेशन से आपका ये व्यू बन जाएगा। आइए समझाऊं मैं आपको। देखिए, कोई प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में है, एक लो नया लगाया और वहां रुकने लगा। इस रुकने की कंडीशन में हमको क्या देखना है कि बायर के अकॉर्डिंग सेलर कितना ज्यादा पावरफुल है। बायर को सामने रखकर हमको तुलना करनी होगी। तुलना कैसे होती है? प्राइस एक्शन से, कितना भाव बढ़ा या घटा, अगर ये देखना आ गया तुलनात्मक रूप से तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोई बड़ा सेलर है, उसने 100 रुपए के भाव को 80 पर लाकर खड़ा किया और 80 पर जब प्राइस आ गया तो यहां रुकने लगा। अब ये जो रुकावट है, यहां से हमको एक निर्णय लेना होगा कि प्राइस ऊपर निकले तो हम लॉन्ग करें कि ना करें। दूसरा निर्णय ये कि अगर प्राइस ऊपर निकले लॉन्ग करें कि ना करें, अगर लो निकले तो शॉर्ट करें कि ना करें। यही तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में कि प्राइस अब रुका है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस करा लेते हैं। अगर उसी जगह पर प्राइस ही बता दे कि मैं क्या करूंगा, इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। समझिए, जब एक डाउनफॉल के प्राइस में लास्ट कैंडल जो बनती है, लास्ट कैंडल जिससे फ्रेश लो लगते हैं, लास्ट लो लगते हैं, एक मोमेंटम के जिस कैंडल से लास्ट लो लगेंगे, जैसे कोई प्राइस गिरते हुए 100 से आया, एक कैंडल 95 तक, दूसरा 90 तक, तीसरा 85 तक, चौथा 80 तक, पांचवा 75 तक, छठा 70 तक, तो 70 तक आने के बाद फिर जो प्राइस है 70 के नीचे ट्रेड नहीं किया। अब अगला कैंडल इस 70 के अंदर, अगला कैंडल यही बन गया कि 72-73 पे क्लोज कर गया, है ना, फिर अगला कैंडल 73-74, तो मतलब नया लो नहीं लगा।
तो इस कैंडल को हमको कंसीडर करना है, जो लास्ट कैंडल लगा इसको कंसीडर करना है। अब ये बायर ने प्राइस को रोका ना, अब 70 को नहीं ब्रेक होने दे रहा है, तो इसी बायर का जो खरीदारी का यहां पर व्यवहार होगा वो तय करेगा सेलर कितना और सेल कर सकता है या फिर बायर ज्यादा खरीद लेंगे। क्या इसका बिहेवियर होगा? पॉजिटिव बिहेवियर ये होगा कि इसका लास्ट बाइंग प्राइस 70, लास्ट बाइंग प्राइस क्या है? 70 है। अगर लास्ट बाइंग प्राइस आपके पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक का आपका 70 हो और मैं आपको 1000 CR दे दूं कि इस स्टॉक को अब लॉस में नहीं जाने देना है, तो जब भी प्राइस नियर बाई 70 आएगा आप ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, क्योंकि 1000 करोड़ आपके पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है। आप आइएगा, सबसे पहले खरीदिएगा और 100 करोड़ की खरीदारी से डिमांड क्रिएट करके प्राइस को दोबारा कम से कम 75 के ऊपर रखने की कोशिश कीजिएगा कि लास्ट कैंडल में जो शॉर्ट सेलिंग हुई, लास्ट कैंडल के जो बिकवाल हैं उनको काट कर खड़े होंगे। लास्ट कैंडल में जिसने 75 पर पोजीशन लेकर प्राइस को 70 पहुंचाया, उस लास्ट सेलर के ऊपर जब प्राइस खड़ा होता है वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन होता है। मतलब अब अगली जो भी 3 से 4 5 कैंडल क्लोज करेंगी कॉन्जिक्यूटिव, एक कैंडल अंदर क्लोज कर दे अलग बात है, वो भी इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन का नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन, इन फॉर्मेशन का कैंडल नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड है ये फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। क्या फॉर्मेशन होना चाहिए कैंडल का? कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए हैमर, इस तरीके का फॉर्मेशन, जैसे ये कैंडल जो दिखता है ये हैमर फॉर्मेशन है ना, हैमर फॉर्मेशन, ठीक है। ये कैंडल का फॉर्मेशन हैमर फॉर्मेशन, ये कैंडल का जिसमें लोअर विक बड़ा है, सीधी सी बात है, जिस कैंडल का लोअर विक बड़ा है वो फॉर्मेशन हैमर फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्राइस में क्या हो, अगली 3 से 4 5 कैंडल जो क्लोज करें वो लास्ट कैंडल, जैसे ये 75 से चली 70 तक आई, तो 75 के ऊपर जब खरीदार रोकेगा मतलब खरीदार के पास पैसा है, साफ दिखा देगा बायर यहाँ पे कि मेरे पास पैसा है, मैं 70 पे बाइंग कर रहा हूं, मैं वो खरीदार हूं जो 70 का बायर हूं, 70 के भाव का खरीदार हूं, और मैं 70 का खरीदार अपने लास्ट बिकवाल जो आखिरी बिकवाली आई उस बिकवाली को काट कर सस्टेन करा रहा हूं प्राइस को। ये जो बाइंग का प्रोसेस है ये दर्शाता है कि अब प्राइस अगर 3 से 4 5 कैंडल यहां बन गई तो जो भी यहां पर लास्ट स्विंग हाई लगे हो उनको मार्क कर लीजिए। जब भी प्राइस हाई ब्रेक करे अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, जिस कैंडल से हाई ब्रेक हो उसके हाई निकलने पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम देता है। इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन का वो वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ जो कि मैंने लगभग यहाँ भी आपको समझा दिया, पूरा ब्रीफली नहीं बताया लेकिन एक आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव कंसोलिडेशन की तरफ। जो प्राइस ये गिरते गिरते आया और उसको 70 के खरीदार मिले, ठीक है, प्राइस 70 तक आया। अब 70 के खरीदार क्या कर रहे हैं समझिए, 70 के खरीदार प्राइस को 75 तक ले जाए या 75 के ऊपर 76 तक ले जाए, लेकिन इतना प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, इतना डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, इतनी सप्लाई आने के बाद भी लोअर लेवल पर जो बायर मिले वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव कंसोलिडेशन से देखा कि 75 के ऊपर अब तो क्लोज कराइए, आपको इतना डिस्काउंट मिला है, आप बड़े खरीदार होंगे तो कम से कम लास्ट सेलर को काट कर खड़े होकर दिखाइए, अपनी मजबूती को शो कीजिए, यहां पर मुझे दिखना चाहिए कि बायर स्ट्रांग है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 70 के खरीदार हैं और इतनी बिकवाली के बाद आप लोअर प्राइस पर बाइंग कर रहे हैं, फिर भी आखिरी सेलर से 100 पर जिसने सेल किया उसको तो छोड़ दीजिए, जिसने 75 पर सेल किया आप उससे भी नहीं जीत पा रहे हैं, उससे भी आप पीछे रह जा रहे हैं। 75 का सेलर आपको बीट कर रहा है, मतलब प्राइस जब भी 75 को निकलने की कोशिश करे तो दोबारा लौट कर प्राइस को 75 के अंदर क्लोज करा दे। मतलब जो 3 से 4 कैंडल लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, वो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाने की कोशिश तो करती हैं, सस्टेन नहीं कर पाती, दोबारा अंदर आ जाती। इसका मतलब है अभी लास्ट सेलर अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है और डोमिनेशन के साथ होल्ड कर रहा है। डोमिनेशन के साथ होल्ड करना क्या होता है कि उसके हाथ में पूरी पावर है, वो प्राइस को अपने लास्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं जाने देता, एक बार निकलता है नीचे आकर क्लोज करा देता है। हर बार यही किया, जब उसने अगली 3 से 4 कैंडल में ये फॉर्मेशन कर दिया तो समझ लीजिए ये बड़े खरीदार हो सकते हैं अपने लिए, जो 70 पर आए हैं वो प्राइस को अब ऊपर ले जाने की कोशिश भी करें तो उसमें इंटरेस्टेड मत होइएगा।
मतलब एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम के बाद जिस लास्ट कैंडल से लो लगेंगे, अगर उस कैंडल के हाई लो मार्क कर लिए जाए और अगली 4 से 5 कैंडल आपको इसी जोन के अंदर एक आध कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए अलग बात है। जैसे कि जब लास्ट कैंडल को मार्क करते हैं, अगर 4 से 5 कैंडल ऊपर क्लोज कर रही, एक आध अंदर क्लोज कर जाए अलग बात है, एक आधा कैंडल से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4 से 5 में मेजर नंबर ऑफ कैंडल्स ऊपर ही क्लोज करना चाहिए, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगली 4 से 5-6 कैंडल्स में सभी कैंडल्स कहां क्लोज करना चाहिए बताइए? सभी कैंडल्स इस जोन के अंदर क्लोज करना चाहिए। ऊपर जाने की कोशिश करे, इन्वर्टेड हैमर की तरह देखे, नीचे जाए और वहीं पे क्लोज कर जाए, थोड़ा ऊपर आए फिर इसी जोन के अंदर क्लोज कर दे, एक आधा कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 4 से 5 कैंडल आपने देख लिया, अब प्राइस इस जोन से बाहर निकले तो लॉन्ग का सोचना ही नहीं, ट्रैप हो जाएंगे। अब ये प्राइस क्या करेगा? ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है, मतलब बायर यहां पर पर्याप्त मजबूती नहीं प्रेजेंट कर रहा है, आपके सामने दर्शा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूं। उसने क्लियर बता दिया कि जो लास्ट सेलर है वो 100 के भाव को नहीं 75 को बेच रहा है। उसके सामने जब ये खरीदार नहीं टिक रहा है तो हायर लेवल के 80 के बिकवाल, 85 के बिकवाल तो और बड़े हैं, उनको तो ये फेस नहीं कर पाएगा। तो प्राइस क्या करेगा? ये 3 से 4 कैंडल ने प्राइस के बायर की वीकनेस बता दी कि कमजोर खरीदार है, ये ऊपरी स्तर के बिकवाल को फेस नहीं कर सकता। तो जब प्राइस निकलकर ऊपरी लेवल पर अब चलकर जाएगा भी तो वहां से सेलिंग उठाएगा और गिर जाएगा, नए लो लगाएगा, न्यू लो। कैसे समझा जाए? इस प्रोसेस का समझने का कोई तरीका है क्या? हाँ देखिए, ये 75 मिनट का प्राइस एक्शन है, इसी पर देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव कंसोलिडेशन यहीं पर देख लेते हैं, फिर पॉजिटिव कंसोलिडेशन तो आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अभी हायर साइड देखना बाकी है। ये कंडीशन आज समझ ली, नेगेटिव कंसोलिडेशन की जो बाकी की कंडीशन है जो टॉप पर प्राइस को पकड़ने पर होती है। ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब नया लो लगने की कंडीशन होगी तो नया लो ब्रेक होगा, प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो ही नया लो लगेगा। तो प्रीवियस लो ब्रेक होगा कि नहीं, तो उस कैंडल को हाई लो मार्क करके अगर अंदर क्लोजिंग हो रहा है तो समझ लीजिए प्रीवियस लो ब्रेक होगा। ये कंडीशन यहां पर दर्शा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक प्राइस गिरा 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 और इस कैंडल से देखिए फ्रेश लो लगे, ये सपोर्ट जोन था। ये क्या था? ये प्राइस का सपोर्ट जोन था। मानते हैं इस प्राइस को सपोर्ट जोन, है ना, कि प्राइस यहां से पिछली बार सेल करके अब हम उसी जोन में आ गए। आगे कि नहीं आगे? तो मैंने क्या कहा, उस कैंडल के हाई लो मार्क कर लिए, हाई लो मार्क कर लिए ना। अब मैंने क्या बोला कि पिछले खरीदार कितने स्ट्रांग है, कैसे पता लगेगा? अगर ये स्ट्रांग है तो प्राइस को ले जाकर इस कैंडल के 46,000 के ऊपर लगातार क्लोज कराते। अगर स्ट्रांग थे तो 46,000 के ऊपर क्लोज कराते, लेकिन प्राइस में यहां से यहां तक अगर आप गौर करें, एक भी क्लोजिंग आपको इस लास्ट कैंडल जिससे फ्रेश लो लगे थे इसके हाई के ऊपर नहीं दिखती। और क्या दिखता है? देखिए इन्वर्टेड हैमर, देखिए इन्वर्टेड हैमर, देखिए इन्वर्टेड हैमर, देखिए इन्वर्टेड हैमर। बिल्कुल क्लियर आपके सामने प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहा हूं प्राइजेक्शन की। जैसे प्राइजेक्शन को देखा जाना चाहिए मैं उसी तरीके से प्राइजेक्शन को आपके सामने परोस रहा हूं। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, अब क्या क्लियर हो रहा है कि बायर यहां वीक है। सिर्फ प्राइस ने बता दिया और कोई टूल नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस ने बता दिया कि आखिरी खरीदार इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लास्ट सेलर को भी काट पाए। इस सेलर और इस सेलर की तो बात ही अलग है। प्रीवियस कैंडल से जो शॉर्ट सेलिंग आई उसको तो छोड़ दीजिए, लास्ट सेलर को भी नहीं फेस कर पा रहा है, उससे भी फाइट करना पड़ रहा है उसको। तो मैंने क्या कहा, अब संभाल कर बैठिए कि ये लो ब्रेक होंगे, नया लो लगेगा। तो 46, 45, 600 ब्रेक हुआ, आज के लो क्या लग गए? 44,900 लग गए। ठीक है, पहला। चलिए अब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग कैच कर लेते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर देखना और महत्वपूर्ण होता है। आइए यहाँ पर आज का प्राइस एक्शन है ना, नेगेटिव कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अच्छा एक माइंड आप लोगों का मैं और क्लियर करूं, एक बात को समझिए, ये जो पॉइंट बता रहा हूं एक आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों का माइंडसेट इस तरीके से मार्केट में डिजाइन हो गया है, मैंने देखा कि एक प्राइस 500-600 पॉइंट गिरता है तो उनको लगता है बहुत गिर गया अब तो चलेगा। अरे सर, गिरता हुआ प्राइस और गिरता है, चलता हुआ प्राइस और चलता है, ट्रेंड के साथ रहिए, है ना। एक प्राइस गिर गया, कहीं रुकेगा, रुकने के बाद और शॉर्ट सेलिंग उठाएगा तो और गिर जाएगा। तो गिरावट के बाद और गिरावट देखना, अब ट्रेंड के बाद और अब ट्रेंड देखना, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच आपका होना चाहिए। और आपका इसका उलट है कि गिर गया तो आप बाइंग करने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो कंसोलिडेशन वहां देखिए, ये जो प्रोसेस मैं आपको कंसोलिडेशन देखने का बता रहा हूं ये इसीलिए तो है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन से बिल्कुल क्लियर प्राइस को पहचान लीजिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ और देखने की जरूरत ही आपको ना रह जाए। देखिए प्राइस यहां गिर गया, गिरने के बाद मैंने क्या कहा, जिस लास्ट कैंडल से लो लग गए,
इस लास्ट कैंडल से लो लग गए। इनसाइड कैंडल भी यही है ना, इनसाइड कैंडल अगर आपको सीखना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन कल का दोपहर का सेशन आपके लिए इनसाइड कैंडल पर कर दूंगा। और नेगेटिव कंसोलिडेशन का एक पार्ट अभी और बचा रह गया जो टॉप को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये तो ट्रेंड के बाद लोअर के और लोअर पैटर्न को यूज किया जाता है, एक प्राइस को टॉप पर पकड़ने के लिए नेगेटिव कंसोलिडेशन को भी यूज किया जाता है। वो सीखना है तो उसके लिए बताइएगा, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अगले सेशंस में किसी ना किसी में, ठीक है। और हेजिंग सीखना है तो क्लासेस में आइए, लाइव हमारे साथ ट्रेड करना है तो क्लासेस में आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो से आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा कि जो क्लासेस में आपकी लर्निंग होती है वो कितनी पावरफुल है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, अगली 3 से 4 कैंडल हॉट जोन है, कभी गलती मत कीजिएगा, कभी भी कोई भी गलती की गुंजाइश तो आपकी ट्रेडिंग में होनी नहीं चाहिए। ये कैंडल ऊपर गया, देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अंदर आके क्लोज किया, गौर कीजिए, इस कैंडल के अंदर आके क्लोज किया ना। फिर देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश किया, अंदर आके क्लोज किया, नीचे जा रहा था, अंदर ही क्लोज किया, एक कैंडल बाहर गया, दोबारा उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर कितना अंदर क्लोज कराया। अब देखिए अगर इन 4-5 कैंडल को आप देखें, ये 5-6 कैंडल है, ठीक है, ये 25-30 मिनट है। अगर इतनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग के बाद एक यहाँ का खरीदार जो कि 45,200 के आसपास मिला बाजार को, वो प्राइस को यहाँ रोक तक नहीं पा रहा है, वो प्राइस में यहाँ पर एक लोअर लेवल पर बाइंग करने का मौका मिलने के बाद डिमांड को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है प्राइस को, बार बार सेलर उसको वहां से मिस कर देता है, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। ये जो सेलर का रिजेक्शन है ये तय कर दिया कि प्राइस में कमजोरी अभी भी है, यहीं पर तय होगा। फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा अब ये प्राइस ऊपर चला भी जाए तो ऊपर से सेलिंग, जब इस सेलर से आप नहीं लड़ पा रहे, यहां पर आपको इतना जूझना पड़ा है, ऊपर जाएंगे तो और सेलर बड़े बड़े बैठे हैं सर, हर जगह बैठे, हर जगह आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ये प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, ये प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है ना। यहां से पिछली बार सपोर्ट उठ रहा था, प्राइस ने अभी अभी ब्रेक डाउन किया है, अब ये रेजिस्टेंस एरिया है। आप बड़े सेलर को कैसे फेस कर पाइएगा जब आप लास्ट कैंडल के सेलर को नहीं फेस कर पा रहे थे। इसका मतलब है अब प्राइस लॉन्ग का मौका दे तो भी लॉन्ग मत कीजिए। पहली 4 से 5 कैंडल में ओवरव्यू बन गया कि अगर प्राइस शॉर्ट होगा तो लो के नीचे शॉर्ट होगा, लॉन्ग करने का मौका दे तो भी हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर ट्रैपिंग हो जाएगी, ये प्राइस अच्छा नहीं है, खरीदार यहां पर अच्छे नहीं दिखते हैं। माइंड क्लियर हुआ, जो मैंने बताया क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका। अब देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया, एम फॉर्मेशन से गिरा और ये लो लगा, देख रहे, जब ये लो ब्रेक हुए तो क्या लो लगे, 45,245 के बाद 44,900 के लो लग गए, देख पा रहे हैं, ये 250-300 पॉइंट का मोमेंटम। इस तरीके से 300-350-400 पॉइंट के मोमेंटम बिल्कुल क्लैरिटी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टॉप पर प्राइस को पकड़ने की कला, अगर ये सीखना चाहते हैं तो क्लासेस में आ सकते हैं, वहां तो मैं डिलीवर करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1, एक घंटे के सेशंस होते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं हमारे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये नेगेटिव कंसोलिडेशन, इसको प्राइजेस में यूज कीजिए, जब जब उपयोग करेंगे तब आपको इसके रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे पॉजिटिव कंसोलिडेशन कहाँ दिखता है, ये देखिए मैं आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखाऊं। ये कैंडल देखिए, ये लास्ट कैंडल है इस कैंडल का, इसके हाई लो मार्क कीजिए, ठीक है, इसके हाई लो मार्क किए। अगर ये नहीं दिखता, ये दिखता है ये कैंडल, ठीक है, इसके हाई लो मार्क कीजिए तो देखिए अगली कैंडल्स के देखिए 1 2 3 4 5, ये सारी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव प्राइस है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन अब प्राइस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्राइस हो गया है तो अब हाई ब्रेक होने के बाद जब भी स्विंग हाई जाए तो लॉन्ग कीजिए, प्राइस मौका देगा चलने का, वहां पर मौका देगा आपको, है ना। कितने ही ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर दूं। ये लास्ट कैंडल है, इसके लो मार्क कीजिए, देखिए अगली 3 से 4 कैंडल इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रही है, प्राइस इसी को रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर आता है, हाई ब्रेक करता है, एक नया हाई लगा देता है। पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन में बहुत पावर है, बस आपको अपनी अप्रोच को सही करना होगा, देखने का प्राइस को तरीका बदलना होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।